हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जेईई मेन डेली 10 टेस्ट नंबर 5 के सॉल्यूशन का पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, ए फोर्स F is equal to 2xi plus 3yj Newton acts on a particle. The work done by this force in moving the particle from 0 0 to 1 1 along the path y is equal to x square is how much? तो देखिए, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और 0 0 से 1 1 तक आपको जाना है। ये पाथ है आपका, पहला बोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया। ये 0 0 पॉइंट ओरिजिन पर है और 1 1 पॉइंट कहीं पर यहाँ पर है। ये पॉइंट को हम कहते हैं ए, 1 1 पॉइंट है। इस पाथ के अलोंग आपको जाना है ओ से लेकर ए तक, और इसमें जो वर्क डन होगा वो कितना होगा ये आपको बताना है। यही क्वेश्चन है। तो इसको कैसे बनाया जाए? वर्क डन कितना होता है? वर्क डन होता है फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स यदि कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर तो कांस्टेंट नहीं है, ये एक्स और वाई पर डिपेंड करता है, तब हम क्या करते हैं, इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देते हैं। फोर्स यदि कांस्टेंट रहा तो इंटीग्रेशन को बाहर चला जाएगा, और यहाँ पर जो हमारा पाथ है वो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस पाथ के अलोंग जाना है, ठीक है। तो पहले फोर्स लिखते हैं, ये हो गया 2xi प्लस 3yj, और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे dr के साथ। r को हम क्या लिखते हैं? r को हम लिखते हैं, r जो है सो पोजिशन वेक्टर है किसी भी पॉइंट का, वो जनरल टर्म हम लिखते हैं xi प्लस yj। और यदि हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लें, आर जो पोजीशन वेक्टर है उसमें थोड़ा सा चेंज लाएं, डी आर कहते हैं, तो एक्स में कितना चेंज आएगा? थोड़ा सा आएगा डी एक्स। और वाई में कितना चेंज आएगा? थोड़ा सा चेंज आएगा डी वाई जी। ये हो जाएगा आपका डी आर। उसको यहाँ पर लिख देते हैं डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। ये डी आर का वैल्यू हुआ। अब इसको डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट में मुझे पता है कि सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सरवाइव करता है। ये सरवाइव कर जाएगा। आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे 1 होगा, के डॉट के 1 होगा। लेकिन जो क्रॉस डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पर, मतलब आई और जे का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा। वैसे जे और के का जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी 0 होगा, के और आई का भी 0 होगा। रीजन, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट को सरवाइव नहीं करता। तो यहाँ पर सरवाइव करता है, इसको इसके साथ में सरवाइव करेगा 2x dx प्लस, ये इसके साथ सरवाइव करेगा नहीं, जो करेगा सो जे और जे के साथ में सरवाइव करेगा 3y dy। ये सरवाइव कर रहा है, ठीक है। कंडीशन क्या है कि हमें इस पाथ के अलोंग जाना है, इसको सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो dy को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 2x dx, और y की जगह एक्स स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर देंगे इसमें। y की जगह हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर, और dy की जगह लिख देंगे 2x dy, 2x dx। ये हमारा पूरा इंटीग्रेशन है। x कहाँ से कहाँ तक जाएगा? हमें जाना है x को 0 से लेकर 1 तक। अभी हमारे पास एक ही वेरिएबल है x, और यहाँ पर हम इस पाथ में चल रहे हैं, वो यहाँ से हमने देखा y की जगह पर हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर। यदि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो अपने आप है कि हम इसी पाथ में जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो वर्क डन हम कर रहे हैं वो है O2A, और एलोंग दिस पाथ, यहाँ पर मान लीजिए इसको हम कहते हैं B, तो OBA कह देंगे इसको, बेहतर है। हम किस पाथ की ओर जा रहे हैं? OBA। अब इसका इंटीग्रेशन वगैरह कर लीजिए, सिंपल काम है। x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2, और 2 खत्म हो गया तो एक्स स्क्वायर बचा। इधर देखिए कितना है, इधर है 6, और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हुआ x टू द पावर 4 बाय 4। लिमिट रखिए 0 से लेके 1 तक, 1 रखेंगे तो 1 हुआ प्लस 6 बाय 4, और इधर माइनस 0 रखने पर क्या आ गया? ये तो 0 आ गया। तो इस तरह से आ गया 1 प्लस 3 बाय 2, सो 2.5।
इतना जूल वर्क डन हुआ। ये आपका आंसर है 2.5 जूल। तो इसको इस तरह से बना सकते हैं। अब इस सवाल का थोड़ा सा एक्सटेंशन आपको हम बताते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से क्वेश्चन में कहा गया है कि इस पर्टिकुलर पाथ से आपको जाना है और जो वर्क डन हो रहा है वो बताना है। आपने नाम सुना होगा कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप यदि जाते हो उस फोर्स के अंडर में, तो वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। कंजर्वेटिव फोर्स है मतलब दो पॉइंट के बीच में जो वर्क डन होता है बाय दैट कंजर्वेटिव फोर्स, वो इसका पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि इसी केस में ओ से ए तक हम ऐसे जाएं, हमारे पास और भी रास्ता था जाने का, राइट। एक ये रास्ता था, हम ओ से यहाँ तक जाते, पहले पी तक जाते और पी से फिर ए तक जाते। पहले एक्स में केवल चलते, उसके बाद वाई में चलते। एक रास्ता ये था। पहले ये रास्ता भी था, पहले वाई में चलते फिर एक्स में चलते। हमारे पास उस पर बहुत तरह के रास्ते हो सकते थे। ठीक है। वो यदि फोर्स हमारा कंजर्वेटिव है तो वो रास्ता पर डिपेंड नहीं करता, और यदि कंजर्वेटिव नहीं है तब वो डिपेंड करता है रास्ता पर। अब यदि हमें जो फोर्स दिया गया है, अभी यहाँ पर जो फोर्स दिया है, अब इसको चेक करते हैं कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं है। यदि ये कंजर्वेटिव है तो हमें कोई ज़रूरी नहीं था कि हम इस रास्ते से ही जाते हुए वर्क डन कैलकुलेट करें। हम ये रास्ता भी चूज कर सकते थे, ये रास्ता भी चूज कर सकते थे, या ये रास्ता भी चूज कर सकते थे। वर्क डन तीनों में सेम होता। इसको इसलिए चूज कर रहे क्योंकि इससे वर्क डन कैलकुलेट करना ईजी है। तो अब ये क्वेश्चन तो बन चुका है। अब हम क्या करते हैं कि हम ये चेक करते हैं ये जो हमारा फोर्स है कितना है 2xi और 3yj, ये कंजर्वेटिव है या नहीं है। इसको चेक करना है। तो देखिए जनरल फोर्स जो लिखा हुआ है उसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स आई, एक्स कॉम्पोनेंट है, एफ वाई, वाई कॉम्पोनेंट है, जे। यहाँ पर आपको हम एक ट्रिक बताते हैं कि यदि आप इस एफ एक्स को डेरिवेटिव लीजिए विथ रेस्पेक्ट टू वाई, और ये जो y है इसको डेरिवेटिव लीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। यदि यह कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो फोर्स आपका जो है सो कंजर्वेटिव है। इस केस के लिए हम निकालते हैं कि ये जो डेल एफ एक्स बाय डेल वाई है वो कितना होगा। डेल एफ एक्स कितना है, ये है 2x। इसका यदि हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आता है 0। और दूसरा एफ वाई का जो डिफ्रेंशिएशन है विथ रेस्पेक्ट टू x उसको करते हैं तो वो कितना आता है, एफ वाई है 3y, ये भी 0 आया। तो दोनों 0 आया, इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। और जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो हम कह सकते हैं कि जो फोर्स हमें दिया गया है वह फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। एफ एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स है इसका मतलब है पाथ इंडिपेंडेंट है। वर्क डन जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। अब वर्क डन जो है ओ से लेके ए तक जाने का जो वर्क डन है वो हम सिंपली कर सकते हैं कि ऐसा करते हैं, एफ डी एक्स पहले निकालते हैं, ठीक है, और उसके बाद में फिर हम एफ डी वाई निकालेंगे। पहले हम जा रहे हैं यहाँ से ओ से लेकर पी तक, फिर पी से लेकर हम ए तक जा रहे हैं। फिगर में देख लीजिए, ओ से लेकर पी तक जा रहे हैं, पी से लेकर ए तक जा रहे हैं। एफ कितना है, ये है 2x प्लस 3y जे, राइट, यही था। और यहाँ पर जो एफ एफ डी एक्स का क्या मतलब है, एफ डी एक्स का मतलब है कि आपको केवल x कंपोनेंट लेना है, y कंपोनेंट नहीं लेना है। ये देखिए हम एलोंग x चल रहे थे ना, तो हमारा x कंपोनेंट लेना है यहाँ पर, y कंपोनेंट। तो ये पूरा लिखने का कोई मतलब नहीं है हमारे पास, हमें केवल एफ एक्स लिखना है। और एफ एक्स कितना है, एफ एक्स 2x था शायद, 2x है। एफ एक्स हो गया 2x डी एक्स, और एफ वाई है 3y डी वाई। एक्स कितना से कितना तक जाएगा, 0 से 1 तक।
किधर गया फिगर, यहाँ पर 0 से 1 तक x में गए और y में 0 से 1 तक गए, y में भी 0 से 1 तक गए। अब इसका वैल्यू निकालिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2 और 2 खत्म हो गया 0 to 1। इसका निकालिए, ये वाई स्क्वायर बाय 2, ये 3 है यहाँ पर, और ये भी इसका भी लिमिट है 0 to 1। इसका वैल्यू बताइए कितना है, ये 1 माइनस 0 है। इसका वैल्यू बताइए कितना है, ये 3/2 माइनस 0 है, तो 1 प्लस 3/2 2.5 जूल। ये एग्जैक्टली वही वैल्यू आया जो वैल्यू आपका इसके पहले निकाले थे 2.5 जूल, क्योंकि ये फोर्स कंजर्वेटिव है, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन यदि ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता तो ये पाथ पर डिपेंड करता। तो कभी कभी आपको जो पाथ दिया गया है वो कॉम्प्लिकेटेड पाथ दे सकता है, और यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट करने में बहुत झमेला हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो सकती हैं। तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि जो फोर्स दिया गया है क्या वो कंजर्वेटिव है, और यदि कंजर्वेटिव हो तो जो सबसे इजी पाथ है आपके लिए कैलकुलेट करना, उस पाथ के थ्रू आप इसको कैलकुलेट कीजिए कि कितना वर्क डन करना पड़ा। सारे पाथ के थ्रू उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। यदि कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो फिर पाथ पर डिपेंड करेगा, और जिस पाथ के अलोंग आपको बोला गया है वो बनाना पड़ेगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज पुल्ड बाय कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज इक्वल टू 20 न्यूटन। ये ब्लॉक है 2 kg का, और इस पर एक फोर्स लगाया गया है 20 न्यूटन का, हॉरिजॉन्टल फोर्स है, इसे खींचा जा रहा है। द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो म्यू के का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस दिया हुआ है। द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कितना होगा। अभी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे, फोर्स इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन इन नेट फोर्स, टोटल फोर्स। देखिए यहाँ पर जो फ्रिक्शन है, तो जब इसको हम राइट की ओर खींचेंगे, राइट की ओर जा रहा है, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ये लगेगा लेफ्ट में, और ये एफ के कितना होगा, ये होगा म्यू के टाइम्स एन। एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, और इस पर एक और फोर्स लग रहा है एम जी। चूंकि वर्टिकल डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो इसलिए एन इक्वल टू एम जी के इक्वल होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो एन इक्वल टू एम जी आ गया, और यहाँ से एफ के इक्वल टू आपको मिल गया म्यू के एम जी। ठीक है, तो हम अब इस पर जो है ये फार्मूला लगाते हैं। नेट फोर्स कितना है, एफ राइट में लग रहा है और लेफ्ट में लग रहा है स्मॉल एफ के, ये हो गया नेट फोर्स। मास, इसका मास है एम, और एक्सलेशन हमें निकालना है। एफ का वैल्यू दिया हुआ है 20, म्यू के वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, म्यू के कितना है 0.5, ये टाइम्स एम का वैल्यू है 2 kg और जी के वैल्यू 10 लेना है, तो ये हो गया 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन हो गया। मास है 2 kg, एक्सलेशन निकाल लीजिए, तो एक्सलेशन आ गया 10/2, सो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही आपका आंसर है। तो ये तो काफी सिंपल था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये यूनिफॉर्म स्फीयर, ये स्फीयर है ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर, रोल्स विदाउट स्लिपिंग डाउन an incline of angle 30 degree. If the acceleration of the center of mass of the sphere is ng/14, find the value of n. क्वेश्चन ये है कि एक इंक्लाइन है, इस इंक्लाइन पर एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्फीयर है, ये स्फीयर रोल कर रहा है विदाउट स्लीपिंग। ये विदाउट स्लीपिंग रोल कर रहा है, इसका मतलब है v इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर का फार्मूला लागू होगा, और इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये लीनियर एक्सलेशन आया, ओमेगा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एंगुलर एक्सलेशन आया, और ये r तो r है, ये दोनों ही वैलिड हो जाएगा। यदि विदाउट स्लीपिंग है तब, और विथ स्लीपिंग है तो ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो एक्सलेशन है, इसका एक्सलेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सलेशन है a, वो वैल्यू कितना है वो बताना है। अब देखिए ये वैल्यू, ये फॉर्मूला के रूप में इसको याद रखने का है। दो चीजें याद रखने का है। एक है कि इसका स्पीड जो है, सेंटर ऑफ मास का जो स्पीड है v स्क्वायर इसको कहें, या भी लिखें हम,
भी स्क्वायर लिखते हैं, ठीक रहेगा, उतना स्क्वायर रूट नहीं देना पड़ेगा। ये जो भी स्क्वायर है, मान लीजिए यहाँ से आके यहाँ तक आ गया, तो यहाँ पर जो भी स्क्वायर इसका वैल्यू है वो ये हाइट एच है, वो होगा 2gh। बिल्कुल जैसे यहाँ से कोई चीज गिर रहा है जमीन पर, एच पर आया है, यहाँ इसका स्पीड 0 है और यहाँ पे इसका स्पीड कितना है, स्पीड का स्क्वायर होता है 2gh। एक्जैक्टली सेम फार्मूला। यदि ये पॉइंट पार्टिकल होता और यहाँ से स्टार्ट करता गिरना 0 स्पीड से, तो यहाँ पर उसका स्पीड क्या हो जाता, ये एच हाइट से ड्रॉप किया है तो हो जाता 2gh। लेकिन ये पॉइंट पार्टिकल नहीं है, पॉइंट पार्टिकल नहीं है, इसका मतलब है उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ये रोटेट करेगा, स्फीयर है, इसका आर दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर इस केस में अब क्या है कि जब ये यहाँ से यहाँ आएगा, तो जो इसमें काइनेटिक एनर्जी आया वो किस वजह से आया है, ड्यू टू लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो कि फिक्स्ड है। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फिक्स्ड है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी दो तरह के आए, यहाँ पर दो तरह का काइनेटिक एनर्जी आया। एक आया ट्रांसलेशनल, जिसको हम देख रहे हैं, इसका सेंटर ऑफ मास का जो स्पीड है उससे निकालते हैं, और दूसरा है रोटेशनल, जो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर निकालते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के थ्रू निकालते हैं। अब देखिए, यदि ये गायब रहता, पॉइंट पार्टिकल रहता, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होता। तब यहाँ पर जो इसको स्पीड काइनेटिक एनर्जी है, वहां से हम स्पीड निकाल सकते हैं v² जो कि 2gh आता है। अब चूंकि इसमें दोनों है, तो ये जो स्पीड है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा ना, अब दोनों है, लॉस सेम है, और उसमें से इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो अब डिस्ट्रीब्यूट हो गया, थोड़ा सा ट्रांसलेशन को, थोड़ा सा इसको रोटेशनल को चला गया। तब जो, इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी है, या आप ये बोलिए कि इसका जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है भी, वो अब कम हो जाएगा। कितना कम होगा, बाय एक फैक्टर, यहाँ पर 1 लिखते हैं। ये आई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, डिवाइडेड बाय मास आर स्क्वायर, ये एम इसका मास है। ये फार्मूला हो गया। और दूसरा जो है, इसका एक्सेलेरेशन का फार्मूला है। अब इसका एक्सेलेरेशन कितना होता है यदि अभी पॉइंट पार्टिकल रहता, तो यदि पॉइंट पार्टिकल रहता तो आप क्या कहते हैं कि भाई ये पॉइंट पार्टिकल है, इस पर एक फोर्स लगता है mg, हाँ, और इस पर नॉर्मल रिएक्शन है, इस mg का दो ठो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट mg साइन थीटा है इधर, और इधर है mg कॉस थीटा। ठीक है, तो इस पर जस्ट इसको फिर स्मूथ समझिए, तब यहाँ पर इसको जो एक्सेलेरेशन है वो कितना आता है, g साइन थीटा आता है। तो यहाँ पर यदि ये रोटेट नहीं कर रहा तो पॉइंट पार्टिकल होता सिंपली, तो ये कितना आता है, ये आता है जी साइन थीटा। लेकिन पॉइंट पार्टिकल नहीं है तो क्या होगा, तब इसका एक्सेलेरेशन फिर कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर वेलोसिटी इसका कम हो गया, तो वेलोसिटी का चेंज करने का रेट भी कम हो जाएगा, बाय सेम फैक्टर। आप सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, आपको ये मिल जाएगा। इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पर ये तो देखिए कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ये सारी चीजें तो चेंज नहीं हो रहा है, एच चेंज हो रहा है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएगा एच चेंज होगा। ठीक है, तो वो ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या है, बस ऐसे रख देना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन करने के बाद भी। तो ये दो फार्मूला आपको याद रखना है कि यदि रोटेशनल और काइनेटिक दोनों ही मोशन है, तो जो वेलोसिटी h से नीचे आने के बाद में कितना होगा, उसका स्क्वायर होगा 2gh बाय 1 प्लस आई बाय एम एल स्क्वायर, और एक्सलेशन कितना होगा विदाउट रोटेशन के, ये होता जी साइन थीटा, उसको इस फैक्टर से हम डिवाइड कर देते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको ये फार्मूला यूज करना है और आपको वैल्यू बता देना है। तो देखिए ये फार्मूला यूज कर रहे हैं हम। एक्सलेशन जो है, ये एक्सलेशन किसका है, ये लीनियर एक्सलेशन है। लीनियर एक्सलेशन मतलब इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन है। यहाँ पर एक और एक्सलेशन है अल्फा, ये है एंगुलर एक्सलेशन, और वो लीनियर एक्सलेशन के साथ इस तरह से रिलेटेड है। तो ये लीनियर एक्सलेशन हमारा जो है सो वैल्यू रखते जाते हैं। जी साइन थीटा, थीटा कितना बोला उसने, 30 डिग्री बोला शायद, ये देखिए ये एंगल थीटा है, वो 30 डिग्री हो गया, तो साइन 30 डिग्री बाय 1 प्लस आई, ये जो है सो क्या है, स्फीयर, और वो स्फीयर सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्म स्फीयर है, मतलब सॉलिड स्फीयर है। और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2/5 mr स्क्वायर। 2/5 mr स्क्वायर, और ये mr स्क्वायर यहाँ पर है, मैं यहाँ पर m और m दोनों मिला दे रहा हूँ, सो उसके लिए कंफ्यूज नहीं होने का है। तो ये कितना आया आपका, फाइनली देख लीजिए कितना आया, जी साइन 30 होता है हाफ, तो जी बाय हाफ हो गया,
जी बाय हाफ नहीं, जी टाइम्स हाफ, 1/2/5। इसको सिंप्लीफाई कीजिए और लिखिए, ये हो गया g/2 टाइम्स 5/7, तो सब मिला के आया 5g/14। इसको किसके साथ कंपेयर करना है, जो क्वेश्चन में दिया है ng/17 14, ng/14। तो इसको कंपेयर करके देख लीजिए n कितना आया, n आया 5, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि वेलोसिटी क्या होता है जब रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों मोशन रहता है, ये होता है, और एक्सलेशन ये होता है। आप यहाँ से इसको डायरेक्ट निकाल भी सकते हो, और नहीं तो डेरिवेशन के लिए मैं बता देता हूँ, मैं पूरा नहीं करूँगा, बस मैं बता दूंगा थोड़ा बहुत क्विकली यहाँ पर कि कैसे आता है, स्टेप्स बता दूंगा। ये है, देखिए इस पर एक फोर्स लग रहा है इधर, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, और इस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है इधर, इस पर वेट लग रहा है इधर, और क्या लग रहा है, इस वेट का एक कंपोनेंट है इधर mg साइन थीटा। अब ट्रांसलेशनल मोशन देखते हैं, तो mg साइन थीटा माइनस एफ, ये फ्रिक्शन फोर्स हुआ, इसके अंडर में ए चल रहा है एम ए से, जो इसका सेंटर ऑफ मास है, जस्ट पॉइंट पार्टिकल को देखना है। हम ट्रांसलेशनल मोशन देख रहे हैं, जस्ट पॉइंट पार्टिकल पर सोचेंगे पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेट हो गया है, और इसको हम पॉइंट पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं। एक फोर्स इधर लगा, ये एम जी साइन थीटा नहीं, और एक फोर्स एफ इधर लगा, इसके तहत ऐसे चल लिया। दूसरा रोटेशनल मोशन देखते हैं, ये ट्रांसलेशनल हो गया। अब रोटेशनल देखते हैं, रोटेशनल में क्या है, एक टॉर्क लग रहा है, और टॉर्क की वजह से ये जो भी है उसका अपना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स अल्फा, एफ इज टू एम में काउंटर पार्ट है, ये लीनियर मोशन में होता है या रोटेशनल मोशन में। तो टॉर्क कितना लग रहा है, टॉर्क देखिए जो भी फोर्स इसका एक्सिस को टच कर जाए वो नहीं टॉर्क लगाता है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर लग रहा है फोर्स, फ्रिक्शन यहाँ पर लग रहा है, और ये फ्रिक्शन और इसके एक्सिस के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितना है, इसका रेडियस है एफ आर, आई की जगह आई लिखें, अल्फा। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन है कि ए विदाउट स्लीपिंग चल रहा है, विदाउट स्लीपिंग है, रोटेट कर रहा है ना, इसका में जो रोलिंग मोशन है विदाउट स्लीपिंग है, तब हम v इक्वल टू ओमेगा आर को लगा सकते हैं, और इसी को एक बार डिफ्रेंशिएट करें तो लीनियर एक्सलेशन जो है वो एंगुलर एक्सलेशन टाइम्स आर, ये होगा। और यहाँ से हम ए अल्फा के वैल्यू जो है सो लिख देंगे a/r। अब आपके पास देखिए कितना वेरिएबल्स हैं, एक ए नहीं पता है, एक एफ नहीं पता है, एक इक्वेशन यहाँ हुआ ए और एफ में, दूसरा इक्वेशन यहाँ हुआ, ये दोनों को मिला के आप लिखोगे तो ये एक्सलेशन ए आपको मिल जाएगा। और इसको लाने के लिए आपको सिंपली कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाना है। तो ये आप ही फार्मूला को याद रखो, क्योंकि एग्जामिनेशन में उतना टाइम नहीं है डिराइव वगैरह करने के लिए। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस 1 kg एंड 2 kg आर मूविंग विद वेलोसिटी 2i - j + k। ये पहला जो है मूव कर रहा है, और ये दूसरा वाला जो मूव कर रहा है इस स्पीड से दिया हुआ है। द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज ai + bj + ck, और वैल्यू बताना है a + b + ck का। तो आपको क्या बताया गया है, आपको यहाँ पर दिया हुआ है m1 v1, यहाँ पर दिया हुआ है m2 v2। तो दो पार्टिकल है, एक ये है एक ये है, इसका मास m1 है, ये जा रहा है v1 से, इसका मास m2 है, ये जा रहा है v2 से, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका आपको क्या बताना है, वेलोसिटी बताना है। तो इसके लिए सिंपली हम फार्मूला लिखेंगे। सेंटर ऑफ मास के लिए जो फार्मूला है वो क्या होता है, वो होता है m1r1 + m2r2 डिवाइडेड बाय m1 + m2। यदि और ज़्यादा है तो सबको ऐसे लिखते चले जाएंगे, ऊपर में भी m3r3 + m3 यहाँ होगा ऐसे। ये हुआ सेंटर ऑफ मास का पोजीशन का। वेलोसिटी निकालना तो एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का। यहाँ पर ये r1 जो है सो बन जाएगा वेलोसिटी m1 v1 m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 + m2, और यही यहाँ पर हम वैल्यू सबका सब्सटीट्यूट करने हैं। m1 कितना है 1 kg, v1 कितना है ये वाला वैल्यू वेक्टर में आएगा, वेक्टर में लिख रहे हैं 2i - 1j + k प्लस m2 कितना है 2 है, और v2 कितना है -i + 2j -i + 2j + 3k, m1 + m2 1 + 2 3। ठीक है, ये इसी का वैल्यू निकालना है, ए बी सी यहाँ पर जो है सो कंपेयर करेंगे। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि ए बी सी में पता चल जाए।
ये 1 है, तो 2i माइनस 2i खत्म, राइट, आई नहीं बचा, 0i। ये हुआ माइनस जे और ये हुआ प्लस 4j, तो प्लस 3j। ये है 1k और इधर है 6k, तो 7k बाय 3। इसको आप कंपेयर कीजिए ए आई से, इससे कंपेयर कीजिए, यही ना दिया है क्वेश्चन में, बोला है कि इसका वैल्यू जो है सो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, अब आप इसको देख के बता सकते हो कि ए कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 3/3 जो कि 1 आया। और सी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा 7/3। यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन लिखा है वो थोड़ा गलत है, इसमें टाइपोस है। सही क्वेश्चन देखिए ए है आपका। इसको छोटा करके मैं यहाँ रख देता हूँ, और नहीं तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ ले जाता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 को। तो थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें कि वैल्यू में, ये देखिए V2 जो है सो माइनस, V2 जो है सो कितना है, -3i प्लस 2j प्लस 3k। ये तो सही है, 2i माइनस जे प्लस के, ये वाला गलत था, -3i प्लस 2j प्लस 3k। आई की जगह -3i है, बस थोड़ा सा अंतर है, आई की जगह पर -3i है, इसको रेड से लिख देते हैं -3i। तो ये कितना हो गया, -6 प्लस 4, सो -6 प्लस 2, सो -4 हो जाएगा। यहाँ पर जो है सो -4 हो जाएगा। और उसके बाद में ए का वैल्यू जो है सो आपको -0 होके ना होके -4/3 होगा। और ये तीनों का सम बताना है आपको, सम का जो है सो एब्सोल्यूट वैल्यू। तीनों को ऐड कीजिए, तो ऐड कीजिए तो ये कितना आ गया, -4 प्लस 3 प्लस 7/3, 6/3। इसका मॉड वैल्यू सो 2 आया आपका वैल्यू, यही आपका आंसर है 2। तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, मैंने इसको सही करके यहाँ पर लिख दिया है, देखिए ये आपका सही है। और इस तरह से आप इसको बना सकते हो। तो ये क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास जो है उससे रिलेटेड है, और स्पेशली सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी पूछ रहा है। ओके, लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L has a bob of mass m. The bob is pulled aside so that the string makes an angle of 60 degree with the vertical and is then released. The speed of the bob when the string makes an angle of 30 degree with the vertical is v. v का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि ये आपका पेंडुलम है और ए यहाँ पर ले गया है इसको 60 डिग्री पर। ये जो है सो 60 डिग्री है थीटा, जिसको हम 60 डिग्री कहेंगे, और ये जो है सो θ1 इसको कहते हैं, इसको θ2 जो है सो 30 डिग्री है। यहाँ से ले जाकर इसको छोड़ दिया, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर स्पीड क्या है, यहाँ पर इसका स्पीड जो है सो 0 है। यहाँ पर स्पीड कितना है वो आपको बताना है, निकालना है, और यहाँ पर दे दिया वैल्यू, आपको क्या वैल्यू बताना है। तो देखिए बहुत सिंपल है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर जो है इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, जो कुछ पी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ से जब यहाँ चला आता है तो इतना इसका, यदि एच बोले इसको यहाँ से यहाँ तक, इतना इसका हाइट कम हो जाता है, मतलब इतना उसने एनर्जी लूज किया, पोटेंशियल एनर्जी लूज किया, और यही पोटेंशियल एनर्जी इसमें काइनेटिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। कितना लूज किया, इसका मास कितना है, mgh, ये h है, mgh लूज किया। और गेन कितना किया, यहाँ पर आके सिंपली जो मूव कर रहा है, इसका काइनेटिक एनर्जी है, तो आप सिंपली लिख सकते हो हाफ mv²। और नहीं तो चाहते तो इसके रेस्पेक्ट में कर सकते हो कि पॉइंट पार्टिकल जो रोटेट कर रहा है इसका काइनेटिक एनर्जी है ½ I ω²। दोनों एग्जैक्टली सेम है,
इसको लिखिए या इसको लिखिए। देखिए हाफ आई कितना है, ये पॉइंट पार्टिकल है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम एल स्क्वायर। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, एल है ना, एल बोला है, कैपिटल एल लिख देते हैं। और ओमेगा को जो लिख सकते हैं भी बाय एल स्क्वायर। पूरा काट कुट के आपको मिल गया हाफ एम भी स्क्वायर। तो कैसे देखना चाहते हैं आप, इसको देखना चाहते हैं रोटेशनल मोशन, या यहाँ पर आप देखना चाहते हैं इसका ट्रांसलेशनल मोशन, दोनों सेम है। तो एम जी एच इसका टू हाफ एम भी स्क्वायर हुआ, तो भी यहाँ से कितना आ गया आपको, 2gh स्क्वायर रूट ओवर 2gh। एच का वैल्यू केवल निकालना है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है, इस ट्रायंगल में देखें थीटा 2 वाले ट्रायंगल में ये वाला एल है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पर है थीटा 2। और ए वाला जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये छोटा ट्रायंगल में देख रहे हैं, इसमें थीटा 2 वाला ट्रायंगल में देखेंगे ये एल है, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा, एल कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पर कितना है, थीटा 1। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है एल कॉस थीटा 2, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है एल कॉस थीटा 1। तो एच कितना हो गया, ये दोनों का डिफरेंस, तो एच हो गया आपका ये दोनों का डिफरेंस एल कॉस थीटा 2 माइनस एल कॉस थीटा 1। अब इसी का वैल्यू जो है सो यहाँ पर लिख दीजिए, और ये आपका हो गया आंसर। एच के वैल्यू हो गया एल कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। टू जी, एल का वैल्यू कितना दिया है, एल का वैल्यू एल है, कॉस थीटा टू कितना है 60 डिग्री 30 डिग्री, और थीटा 1 कितना है 60 डिग्री। इसका वैल्यू रखिए, कॉस 30 √3/2 कॉस 60 -1/2, ये हो गया आपका, ये दो खत्म हो गया, और ये आपका आ गया स्क्वायर रूट ओवर जी एल स्क्वायर रूट ओवर 3 -1/1। और यहाँ से आप कंपेयर कीजिए इसको, सब कुछ है, के की जगह पर 1 रखा हुआ है, के की जगह पर 1 है, तो के का वैल्यू जो है सो आपको 1 हो गया, और यही आपका आंसर है, के का वैल्यू। ये था पार्ट 2 ऑफ जे डेली 10 टेस्ट नंबर 5 का सॉल्यूशन। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू।